हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का 9th चैप्टर जो है, जिसमें जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसे समझेंगे और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एंड तक के काफ़ी अच्छे से समझा सकें। ठीक है, और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इसमें है आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये तीनों ही जो मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों ही सिस्टम, पाचन, परिसंचरण और श्वसन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके विषय में पूछा गया है। ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। हर जीव को सर्वाइव करने के लिए ये तीनों ही प्रक्रम, उसको डाइजेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको सर्कुलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको रेस्पिरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसको सर्वाइव करने के लिए इन तीनों ही प्रक्रम यहाँ पे जो दिए गए हैं, जिनके बारे में हम लोग ने विस्तार से पढ़ा था, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, आप पौधों में जनन की प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीशीज़ की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। आखिर ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन जो होता है वो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी स्पीशीज़ को, उनकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, इसलिए ये आवश्यक है। तो हम लोग ने प्लांट में भी इसी तरीके से ही पढ़ा था। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल में कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, कल्पना कीजिए यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। इसका मतलब सीधा सा यहाँ पे ये दिया गया है कि जैसे मनुष्यों की जो जनरेशन है, कि मनुष्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो अभी तक के सलामत है, ठीक है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जैसे एक कोई प्लांट ले लिया जाए, प्लांट की स्पीशीज़, मान लीजिए सनफ्लावर है, सनफ्लावर की जो अपनी इन लोग की पूरी जो स्पीशीज़ है, ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन मेथड की वजह से ही अभी भी सनफ्लावर की पूरी मतलब कि उसकी प्लांट्स की वैरायटीज़ अलग अलग और उनकी जो जनरेशन है वो अभी तक की चल रही है। ठीक है, तो ये इसका जो अभी तक की या लंबे समय तक की, जब तक कि वो चल सकती है, जब तक कि उसकी विलुप्ति की कंडीशन नहीं आती है, तब तक कि चलने के लिए जो प्रोसेस होती है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने का जो काम होता है वो रिप्रोडक्शन का होता है। आगे देखते हैं। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। तो आइए, सबसे पहली हेडिंग हमारी है कि जनन की विधियाँ, यानी रिप्रोडक्शन की जो मोड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम यहाँ पे सारणी में अभी साइड में एक सारणी दी गई है, उसमें दिया गया है, उनके बच्चों के हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते हुए भी देखा होगा। अगर आपने देखा होगा, क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? अगर आपने देखा है तो आप ज़रूर बताइएगा उसे। उसके बाद है बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वे अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। तो ये सारी जो बातें यहाँ पे दी गई हैं, इनके बारे में ही हमें पता लगाना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की, जिस तरीके से पौधों में जो रिप्रोडक्शन की मेथड्स थे, दो मेथड्स हम लोग ने पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। उसी तरीके से एनिमल में भी यही दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब जैसे कि यहाँ पे कहा गया था कि कुछ एनिमल हैं, यहाँ पे सीरीज एक सारणी दी गई है, कुछ एनिमल दिए गए हैं, उनके बच्चों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मनुष्य। मनुष्य के जो बच्चे होते हैं उनको हम बेबी या फिर शिशु कहते हैं। ठीक है, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको हम किटन कहते हैं। ठीक है, कुत्ते को पपी बोलते हैं। और तितली जो है, तितली का जो बेबी होता है उसको निम्फ बोलते हैं। तितली की बेबी को, मुर्गी की बेबी जो होता है उसको कुकुट, उसको चूज़ा बोलते हैं। ठीक है, गाय जो होता है इसको काल्फ बोलते हैं, बछड़ा। और मेंढक के बच्चे को टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया है
कि एनिमल्स और उनके जो चाइल्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो इनके बारे में हो गया। अब हमने जो दो मेथड देखे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक अलैंगिक जनन, जिनमें हम लोग सबसे पहला मेथड लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, इसे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो कक्षा 7th में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए, उसे थोड़ा सा याद करिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में हो रहा था तो उसमें नर और मादा जननांग भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, किसके, प्लांट्स में, ठीक है, जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो मेल पार्ट था जो प्लांट का वो जो है गाइनोशियम था, यानी कि जो है स्त्री केसर था, ठीक है। और जो मेल प्लांट था वो फीमेल जो है वो जो है जयांग था, स्त्री केसर था। और जो मेल प्लांट था उसको पुंग केसर यानी एंड्रोशियम कहा जाता था। कि ये दोनों जननांग हो गए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। जंतुओं में भी नर और मादा के विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स में भी होता है। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। जिस तरीके से प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे थे, उसी तरीके से जो पौधे होते हैं उसी तरीके से जो जंतु होते हैं उनमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जो कि संलयित होते हैं, उनका जो कंबाइन हो करके, ठीक है। और फिर उसके बाद युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। जिस तरीके से प्लांट में मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो करके जाइगोट बना रहे थे, उसी तरीके से एनिमल्स में भी होता है, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो करके युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो यही युग्मनज विकसित होकर के एक नया, यही जो युग्मनज यानी जाइगोट होता है, इसी में ही मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, और फिर वो विकसित होकर के वो वृद्धि करता है और क्या बनाता है, एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा मेल और फीमेल जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू जो उनके जो वो होते हैं गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, उनका जब संलयन होता है, उनका जब फ्यूज़न होता है, उसके बाद जो जाइगोट बनता है, यही जो प्रोसेस होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। आइए हम मनुष्य के जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। तो अब हम ह्यूमंस के बारे में देखेंगे कि ह्यूमंस में कैसे ये सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है, कौन कौन से उनमें पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो नर जनन अंग है यानी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है, यानी कि जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इनमें एक पेयर जो होता है, एक जोड़ा बोला गया, एक पेयर जो होता है वो टेस्टिस होता है, वृषण। और इसमें 2 स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स नलिका होती है, ठीक है, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन यानी कि पेनिस होता है। तो टोटल यहाँ पे क्या क्या हो गया, टेस्टिस होते हैं 2, और 2 जो है स्पर्म ट्यूब होती हैं, ठीक है, स्पर्म डक्ट होती हैं, और एक जो है वो पेनिस होता है। उसके बाद है कि ये जो वृषण होते हैं यानी कि जो टेस्टिस होता है वो नर युग्मक, टेस्टिस से ही जो मेल गैमेट होता है वो टेस्टिस से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। तो यही जो है मेल गैमेट जो टेस्टिस से बन रहा है इसी को ही स्पर्म कहा जाता है। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, टेस्टिस का जो है लाखों की संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और इनको स्पर्म का नीचे चित्र भी दिखाया गया है, उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो स्पर्म होता है यद्यपि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक के एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या ये जो स्पर्म है वो एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? तो वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के समान संगठक पाए जाते हैं। जिस तरीके से सेल होती है उसमें जैसे संगठक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और जो वैक्यूल्स वगैरह जितने भी संगठक हम लोग ने पढ़े थे, साइटोप्लाज्म था, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म था, उसी तरीके से जो स्पर्म होता है उसकी कोशिका में भी सामान्य घटक जो संगठक हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो दिया गया है ये क्या है, ये शुक्राणु नलिका है, यानी इसको हम जो है ये स्पर्म डक्ट जो थी वो थी यहाँ पे, उसके बाद ये शुक्राणु नलिका है, ठीक है। नीचे देखते हैं, इसे ऐसे देखिए, तो ये क्या होती है, शुक्राणु नलिका होती है, स्पर्म डक्ट होती है, ठीक है। और ये
ये वृषण होता है, टेस्टिस होता है, और ये शिशन होता है, पेनिस होता है। तो यहाँ पे मेनली स्पर्म का जो भी प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे मेल गेमेट बनता है। ये मेल गेमेट यहाँ से होकर के यहाँ पे जाता है, ठीक है, ये यूरिथ्रा है, और फिर यहाँ से होकर के ये पेनिस में जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मतलब कि उसका जो है मेथड है कि कैसे क्या चीज़ बन रही है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि एक जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऊपर वाला ये जो मतलब कि एक सुई की तरह, नोक की तरह दिखाया गया, ये सिर होता है, और ये इसका मिडिल भाग होता है, और ये इसकी पूंछ होती है, ठीक है। तो ये मेल गैमेट दिखाए गए ह्यूमन स्पर्म का। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। ये क्वेश्चन पहले का पूछना है कि जो स्पर्म होते हैं इनमें टेल का क्या यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं। तो इसका मेनली टेल का अगर जो है देखा जाए तो मूवमेंट के लिए ही मेनली इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखते हैं। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, यानी कि इसमें जो है ओवरीज जो होती हैं वो एक जोड़ी पाई जाती हैं, ठीक है। और अंडवाहिनी ओविडक्ट जो होती है, जिसे डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं, फेलिपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक गर्भाशय तथा गर्भाशय होता है, यानी कि यूटेरस होता है। तो टोटल पार्ट अगर देखा जाए कि 2 पेयर्स ओवरी हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है 2 पेयर्स जो है वो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी होंगी, और एक जो है वो यूटेरस होता है, गर्भाशय होता है। तो आइए देखते हैं हम। अंडाशय जो होता है यानी कि ओवरी जो होती है, इसमें क्या होता है, मेनली जो फीमेल गेमेट होता है ओवा, ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो अंडाशय यानी ओवरी में होता है। और ये जो होती है ये अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट होती है, जहाँ से ये होकर के गर्भाशय यानी कि जो यूटेरस है वहाँ तक के पहुँचता है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस यहाँ पे भी दिखाई गई, जिस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसमें दिखाई गई थी। अब आगे हम देखते हैं, ये था मानव में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दिखाया गया था। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं, इनका मेन यूज़ क्या होता है। तो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेनली जो ओवरी होती है, ठीक है, जो अंडाशय होते हैं वो क्या करते हैं, वो मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट जो होते हैं उसको उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु यानी कि ओवा कहते हैं, ठीक है। तो ओवा इसे कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में, दोनों ही ओवरी में हर महीने किसी एक अंडाशय, किसी एक ओवरी से एक विकसित जो ओवा होता है, ठीक है, या फिर डिम जो होता है उसका निर्वाचन, मतलब कि वो वहाँ से रिलीज होता है और ओविडक्ट से होते हुए यूटेरस तक पहुँचता है, ठीक है, गर्भाशय तक पहुँचता है। तो गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है। मतलब यहाँ पे सिंपली बस इतना एक मेथड बताया गया, जिस तरीके से हम लोग ने इसमें पढ़ा था कि मेथड में यही था कि जो ओवा है उसका प्रोडक्शन किस में होगा, ओवरी में होगा। उसके बाद फेलिपियन ट्यूब जो है यानी कि जो अंडवाहिनी है, वहाँ से होता हुआ जो ओवा है वो यूटेरस तक के पहुंचेगा, गर्भाशय तक के। वहीं पे ही बेबी का, अगर वहाँ पे दोनों फेलिपियन ट्यूब में ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, अगर वहाँ पे जाइगोट बन जाता है तो फिर वो वहाँ जा करके गर्भाशय की ऊपरी लेयर जो होती है वहाँ पे फिर बेबी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसकी बनने की स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से स्पर्म का बताया गया है कि स्पर्म जो होता है वो एकल कोशिका होती है, ठीक है, एक ही कोशिका होती है, एक ही सेल होती है। इसी तरीके से जो ओवा होता है, अंडाणु जो होता है, वो भी एकल कोशिका होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मनुष्यों में जो ओवा होता है उसका दिखाया गया है स्ट्रक्चर, कि एक सेल में जैसे केंद्रक होता है, वही बताया गया था ना कि जैसे एक कोशिका में जो उसके संगठक पाए जाते हैं, सिमिलरली इसमें जो स्पर्म और ओवा है उसमें भी बिल्कुल वैसे ही होता है। बीच में सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, साइड में इसकी जो है वॉल होती है, जैसे एक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और अंदर जो भी मटेरियल एक सेल में होता है संगठक में वो यहाँ पे मौजूद रहता है। अब यहाँ पे बूझों का भी एक जो है देखें, क्या आप ये जानना चाह रहे हैं। बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं के में अंडे का साइज अलग अलग होता है। तो ये जो अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बड़े, बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। मतलब यहाँ पे जो बूझो है वो अपनी जानकारी शेयर करना चाह रहा है कि अलग अलग जंतुओं में जो ओवा होता है उसका साइज अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मनुष्यों में बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है, और जो है मुर्गी का होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा होता है। तो इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया वो यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है।
तो हमने दोनों ऑर्गन्स जो थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो थे, उनमें कैसे मेल गैमेट बन रहा था, कैसे फीमेल गैमेट बन रहा था, उसका ट्रांसफ्यूजन कैसे हो रहा था, ये दोनों हम लोग ने देखा। अब यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें मेनली फर्टिलाइजेशन के बारे में देखना है कि ये कैसे होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो जनन प्रक्रम होता है, रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, पहला चरण जो होता है, उसमें स्पर्म और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, उनका फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो जब इनका फ्यूज़न होता है तो क्या होता है, जब जो स्पर्म होता है वो ओवा के संपर्क में आते हैं तो इनमें से, क्योंकि देखिए जो ओवरी होती है वो एक बार में एक ही ओवा रिलीज़ करती है, वो भी 2 पेयर ओवरी होती हैं, उनमें से कोई एक हो सकता है दोनों ही जो है रिलीज़ करें, हो सकता है कोई एक ओवरी ओवा एक ओवा रिलीज़ करें, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, तो वो उनमें जो कई सारे जो स्पर्म्स होते हैं उनमें जो भी एक्टिव होगा वो जो ओवा होगा उससे संलयित, उसका फ्यूज़न हो जाएगा। फ्यूज़न होने के बाद ही यहाँ पे जो स्पर्म और ओवा है उसका फ्यूज़न होने के बाद ही निषेचन की प्रोसेस होती है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवा फ्यूज होकर के एक हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ही युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। तो यानी कि यहाँ पे ये कहें कि युग्मनज कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें ओवा और स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उनका संलयन हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दिखाई गई है। ये है ओवा, ठीक है, ये पूरा ओवा यानी अंडाणु का स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पे स्पर्म है जिनमें कई तादाद में जो भी एक्टिव होगा जो इसकी वॉल को रैप्चर करके अंदर जा सकेगा, और ओवा से जो अंदर मेन है उससे फ्यूज़ हो सकेगा। ये तो इसकी वॉल है, इससे फ्यूज़ हो सकेगा। ठीक है, तो इसके ये ही जो प्रोसेस है ये क्या है, फर्टिलाइजेशन की होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि उनका संलयन हो जाएगा, तो उसके बाद दोनों की जो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों ही जो है सेल हैं उनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, और इसी को हम जाइगोट यानी युग्मनज कहते हैं। तो अब आप में यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज यानी कि जाइगोट नए व्यष्टि का प्रारंभ करेगा। अब ये जो जाइगोट है ये एक नए जीवन का प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, एक नए जीव को उत्पन्न करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि निषेचन के प्रक्रम में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो इसमें जो मेनली फीमेल होती है, जो माँ होती है, उसका जो ओवा होता है, और जो मेल होता है यानी फादर जो होते हैं उनके जो शुक्राणु यानी स्पर्म होता है उन्हीं का ही संयोजन। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट और खुला खुला एकदम बताया गया है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इसको जो है एकदम मतलब आप लाइटली लेकर के इसे पढ़ सकते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस दी गई है। ठीक है, तो मेनली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में सिंपली बस इतना कहा गया है कि जो है मदर होती हैं उनका ओवा, और जो फादर होते हैं उनका स्पर्म जो होता है उन्हीं का ही फ्यूज़न होता है, और उसी के बाद ही नई संतति जो नई जो बेबी होता है, ठीक है, उसमें कुछ लक्षण अपनी, यहाँ पे ये इसका इतना ज़्यादा क्लियर इस वजह से बताया गया है क्योंकि जो नया बेबी होगा, जो नई संतति होगी, उसमें क्योंकि 2 लोगों का 2% की सेल्स को 2% की गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं, तो कुछ क्वालिटी जो है मदर की होगी, माता की होगी, और कुछ लक्षण जो होंगे वो फादर के होंगे। वो ही वंशानुगत होते हैं जो कि किसके, क्रोमोसोम्स के थ्रू, या फिर क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जा रहे हैं ना, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर जो है और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, तो उन्हीं का ही ट्रांसफ्यूज़न होगा। तो अपने भाई अथवा बहन को भी देखिए, ये पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता के हैं और कौन से लक्षण पिताजी के हैं। तो अक्सर करके हम लोग ये भी थोड़ी सी मैचिंग भी करते हैं कि जैसे फादर के अगर जो हेयर है वो अगर सिल्की हैं तो हमारे भाई बहनों में किसी के सिल्की हो सकते हैं। कभी आँखों का कलर भी चेंज हो सकता है, तो कभी जो है स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए वह निषेचन जो फर्टिलाइजेशन है जो कि फीमेल यानी कि मादा के शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए कि फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि मनुष्य और इसके अलावा जैसे कहा गया है कि जैसे मनुष्य है, गाय है, कुत्ते हैं तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। तो ये सब कुछ और अदर एनिमल भी दिखाए गए हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है,
अब आगे देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे है कि क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने अक्सर सुना ही होगा। तो आइए देखते हैं इसके में है क्या। बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी अंडवाहिनी ओविडक्ट जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, उनमें रुकावट हो जाती है। ठीक है, ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उनमें श्वसन जो बेबी को प्रोड्यूस करने में वो असमर्थ होती हैं, क्योंकि ओवा के जाने का जो रास्ता है वो तो बंद है। तो इसी वजह से फ्यूज़न नहीं हो पाएगा, तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म है उसका मार्ग जो है, उसका जो रास्ता है वो रुक गया है, उसमें अवरुद्ध हो गया है। ठीक है, और इसकी वजह से ही जो ओवा है, ओवा तक वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाता है, और इसी स्थिति में क्या होता है, तो इसके लिए जो है मतलब कि वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं ऐसी फीमेल जिनमें जो है फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं उनमें अवरुद्ध होते हैं, इनमें किसी भी तरीके की कोई रुकावट होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो चिकित्सक हैं वो वो क्या करते हैं, चिकित्सक टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस यहाँ पे बताई जा रही है कि जो डॉक्टर हैं वो फ्रेश जो ओवा होता है उसे लेते हैं एवं स्पर्म को लेते हैं और उनको एक साथ एकत्र करके उचित माध्यम, जो नॉर्मल, जो ऐसा टेम्परेचर जो एक मदर के जो यूटेरस में होता है जो टेम्परेचर, ऐसा ही टेम्परेचर वो बाहर आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं और उसके बाद उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं दोनों ही गैमेट्स को, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, जिनको जो है आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन विट्रो निषेचन शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है कृत्रिम रूप से इसे किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल वैसे ही जो वातावरण होता है, जो एक जो है यूटेरस के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, वैसे ही बाहर उसको वैसा टेम्परेचर, वैसा माहौल क्रिएट किया जाता है। अगर निषेचन फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट को लगभग मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सफल हो जाती है, ठीक है, तो जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, उसको लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। फिर उसको अदर ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि जिसमें उसे 1 सप्ताह तक के उसको विकसित किया जाए। ठीक है, डेवलप्ड उसमें हो, उसकी सेल्स में जो है मल्टीप्लिकेशन हो सके, जिसके पश्चात उसकी माता की गर्भाशय में मतलब कहने का है कि इसमें दोनों जो गेमेट हैं उनको आपस में पहले अलग अलग फ्रेश ले लिया जाता है, अलग अलग उनको टेम्परेचर बिल्कुल जो है फेलोपियन ट्यूब वाला प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जब उनका फ्यूज़न हो जाता है, उसके बाद फ्यूज़न होने के बाद जब वो गेमेट बन जाता है तो गेमेट को लगभग 1 सप्ताह तक के 1 वीक तक के उसको विकसित, थोड़ा डेवलप, थोड़ा इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सके, जो फेलोपियन ट्यूब के कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो वहाँ तक के पहुँचने में, कि उसके जो गर्भाशय है वहाँ तक पहुँचने में जो उसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए उसको 1 हफ्ते तक के इसमें किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको उठा करके जब वो जो डेवलपमेंट हो जाता है तब उसे जो मदर होती है उसके यूटेरस में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे है कि माता के जो गर्भाशय यानी यूटेरस होते हैं उसमें उसका फिर कंप्लीट जो उसका पूर्ण विकास होता है वो होता है, तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है, क्योंकि इसमें कुछ हुआ, कुछ अलग से, कुछ आर्टिफिशियल तौर पे कुछ किया नहीं गया। बस क्या हुआ कि बीच में जो रास्ता था वो ब्लॉक्ड हो गया, तो उस रास्ते को ब्लॉक्ड होने की वजह से फ्यूज़न की जो प्रोसेस थी, फ्यूज़न के बाद थोड़ा सा जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस थी फेलोपियन ट्यूब को पार करते समय जो जाइगोट करता है उसको आर्टिफिशियली तरीके से किया गया। उसके बाद वापस से जो पूरा जाइगोट जो था उसको यूटेरस में डाल दिया। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो मदर की जो जो यूटेरस होता है उसमें जैसे होती है उसकी गर्भाशय में बिल्कुल वैसे ही होगी, और इसी वजह से जो शिशु का जो जन्म होगा वो नॉर्मल होगा। तो इस तकनीक के द्वारा जन्मे जो शिशु हैं उनको परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि जो बाकी का जो शुरुआती काम जो था वो टेस्ट ट्यूब के अंदर किया गया था। ये एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो बेबी है पूरे बेबी का ही प्रोडक्शन जो उसको जो है डेवलपमेंट जो उसका होता है उसको टेस्ट ट्यूब में ही किया जाता है। ये एक मिथ्या है, एक मिथ है। ठीक है, बस सिर्फ क्या होता है फ्यूज़न की प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में की जाती है, इस वजह से इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया। ठीक है, तो हम लोग ने काफ़ी इसको विस्तार से पढ़ा कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। अब आगे हमें देखना है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया जो फीमेल होती है, फीमेल जंतु के शरीर के बाहर होती है। ठीक है, ऐसे भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो रिप्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो जो है मादा की शरीर के अंदर नहीं बल्कि
बाहर होती है। इन जंतुओं में फर्टिलाइजेशन जल में होता है, वाटर में होता है। तो आइए पता लगाएं कि ये किस प्रकार कंप्लीट होता है। इसमें देखिए, वसंत अथवा वर्षा ऋतु, जब रेनी सीजन होता है उसके समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहता हो, एकदम स्लोली मोशन हो, झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। ठीक है, वो मतलब मेंढक के जो एग्स होंगे जो जल में तैर रहे होंगे, उनको देखने की कोशिश करिए और अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। अक्सर करके होता नहीं है कि जब सड़कें हमारे घरों के आसपास की ख़राब होती हैं, बारिश होती है, तो उनमें जो पानी भर जाता है उसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक के रखा रहता है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें कुछ जो है कैटरपिलर टाइप की कुछ उसमें तैर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ एक्स वगैरह हैं जो टेल युक्त हैं, जो उसमें मूवमेंट कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे ये बताया गया है कि अभी हम देखेंगे कि मेंढक का जो शुरुआती जो टैडपोल होता है, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो देखिए, वसंत तथा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब वर्षा ऋतु होती है तो मेंढक और टोड जो होते हैं ये तालाब या तो पॉन्ड में जाते हैं या फिर मंद गति से बहते हुए जो झरना होता है उसकी ओर जाते हैं। तो जब ये जो है वहाँ तक पहुँचते हैं तो उसके बाद देखिए वहाँ पे फिर ये एग का प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ पे जो नर तथा मादा जो होते हैं वो एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा सैकड़ों एग देती है। वहाँ पे होता क्या है कि दोनों एक साथ आते हैं, तो यहाँ प्रोसेस थोड़ी सी उल्टी है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल जो होती हैं वो कई सारे एग प्रोड्यूस करती हैं, और मुर्गी के अंडे की तरह ही मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। जिस तरीके से जो hen होती है, मुर्गी होती है, उसके जो अंडे होते हैं वो कवरिंग होते हैं, हार्ड कवरिंग उनमें पाई जाती है ना, लेकिन जो मेंढक होते हैं इनके जो एग्स होते हैं इनमें हार्ड कवरिंग नहीं पाई जाती है। यही कारण है, इसीलिए अतः अपेक्षाकृत ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कोमल होते हैं। जली की तरह एक परत अंडों को एक साथ रखे रहती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है, जो जली जैसी लेयर होती है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि मेंढक के अंडे किस तरीके से होते हैं। फिर है कि जो मादा होती है यानी फीमेल, वो जैसे ही एग दे देती है और तो उसी वक्त जो मेल होता है, मेल जो मेंढक होता है वो उस समय अपने जो स्पर्म होते हैं उनको रिलीज करता है। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणु, प्रत्येक स्पर्म अपनी लंबी, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जो स्पर्म होते हैं उनमें टेल्स होती हैं, क्योंकि मेन मूवमेंट उसी का ही होता है, तो टेल के थ्रू वो मूवमेंट करता है। तो शुक्राणु अपनी लंबी जो उनकी टेल है, पूंछ है, उसकी सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। ठीक है, और फिर ये जो स्पर्म होते हैं वो अंडकोशिका के संपर्क में जो एग की जो सेल है, एग सेल है, उसके जैसे ही संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप फर्टिलाइजर उसके संपर्क में आएंगे, उसके बाद मेन मूवमेंट वो तो स्थिर है, मूवमेंट का काम स्पर्म का है, उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार का जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर हो रहा है, ठीक है, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इस तरीके का जो है फर्टिलाइजेशन होता है, इसको ही हम बाह्य निषेचन यानी कि इसको जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस तरीके का फर्टिलाइजेशन मछली, स्टारफिश जैसे जलीय जितने भी प्राणी होते हैं उनमें होता है। ठीक है, मेंढक में हम लोग ने डिस्कस किया, और बाकी का जो जलीय प्राणी, मछली और जो दिए गए हैं, उनमें इस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। तो ये तो इनकी जो बूझों की कन्फ्यूज़न है उसे क्लियर किया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो पहेली है इसने क्लियर करने की कोशिश भी की है। यद्यपि ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, मछली और जितने भी जलीय जंतु हैं वो सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों, सैकड़ों अंडे देते हैं, ठीक है, और लाखों की संख्या में स्पर्म्स जो है वो रिलीज करते हैं। सारे अंडों का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वह नया जीव नहीं बन पाते। इतने सारे एग देने का मेन पर्पस यहीं पे है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनका सबका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ना सबका निषेचन हो पा रहा है, और सभी जीव भी नहीं बन पा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो जीव भी नहीं बन पा रहे हैं। इसका कारण सिंपल सा बस इतना है कि ये जो एग्स होते हैं एवं जो स्पर्म होते हैं वो निरंतर जल में गति करते रहते हैं। ठीक है, वायु एवं वर्षा से प्रभावित, जल की गति और वायु और वर्षा इनसे प्रभावित होते रहते हैं, तो ये मूवमेंट करते रहते हैं, और इन तीनों तरीके के जो यहाँ पे जो भौतिक प्रक्रम है इनसे भी प्रभावित होते रहते हैं। तो तालाब में दूसरे ऐसे भी इनसे प्रभावित होकर के कुछ मर जाते हैं, कुछ जो है नष्ट हो जाते होंगे। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन एग्स का भोजन करते हैं। दूसरे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इनको, जो एग्स होते हैं उनको भोजन के तौर पे जो है इनको खाने का काम करते हैं। ठीक है,
इससे भी इनकी जो है काफ़ी इनकी जो जनरेशन होती है उनकी कमी आ सकती है। अतः जो अंड कोशिकाएं यानी कि जो एक्सेल्स होती हैं एवं जो स्पर्म्स होते हैं उनका बड़ी संख्या में उत्पन्न होने का होना आवश्यक है, ताकि उनसे कुछ में फर्टिलाइजेशन सुनिश्चित किया है। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर जो है सैकड़ों की संख्या में अगर एग्स प्रोड्यूस हो रहा है, लाखों की संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनमें इतनी ही तादाद अगर पूरी की पूरी फर्टिलाइज होकर के अगर जो है एक एनिमल का रूप ले लेती है, तो सोचिए हर जगह फिर वही ही दिखाई दे, क्योंकि इनकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके अकॉर्डिंग इनका ये जो पीरियड होता है रिप्रोडक्शन का, ये होता रहता है हर ईयर। ठीक है, तो इसी वजह से यही जो घटना थी जो जिनकी वजह से इनकी संख्या का ज़्यादा होना ज़रूरी है, जिनमें से कुछ ही इनकी प्रजाति जो हैं वो कुछ ही इनकी जो एक्स और जो स्पर्म होते हैं वो बच पाते हैं, जिसकी वजह से एक नया जीव फर्टिलाइजेशन के थ्रू बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये जो कैसे फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ये हमारा ये जो होता है ये क्या होता है, एग होता है। ठीक है, ओवरी होती सीधी सी। ठीक है, अंडाशय जो होता है ये ओवरी होती है। अब ओवरी में ओवा का प्रोडक्शन यहाँ पे पूरा हुआ। ठीक है, उसके बाद इसी फेलोपियन ट्यूब से जो स्पर्म होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आया तो इसका फ्यूज़न हुआ, और ये फ्यूज़न होने के बाद इन्हीं प्रोसेस में यहाँ पे आकर के देखिए हुआ क्या कि ये जो पूरी ओवरी है इसमें दिखाया गया है, ये जो ओवरी है इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो एग है वो कैसे एक पूरी सेल के फॉर्म में कैसे बना, उसका यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, फिर ये जो एग है वो यहाँ से निकला, एग यहाँ से निकला और यहाँ से स्पर्म इसी फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ आएगा, जो भी जो है कई संख्या में होगा तो उनमें से जो भी आएगा, जो भी आकर के इसमें फ्यूज्ड हो गया। ठीक है, तो जब ये ऊपर गया और यहाँ पे स्पर्म आया तो ये दोनों यहाँ पे जब फ्यूज हुए, क्योंकि फ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है, ओविडक्ट के अंदर, फिर यहाँ पे क्या बन गया, युग्मनज यानी जाइगोट बन गया। तो जाइगोट बनने की प्रोसेस यहीं पे ही हो गई। अब इस जाइगोट में मियोसिस माइटोसिस की प्रोसेस होगी, फिर ये इनमें मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 बनेंगी सेल्स, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8, 8 से 32। ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से बनते बनते ये पूरी तरीके से एक मेच्योर एक रोपित जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने लग जाएंगे सीधे। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब से जो इनका डेवलपमेंट जो हो रहा था जाइगोट का, वो उसके बाद ये यूटेरस तक जैसे ही पहुंचेंगे वो एम्बेडेड एम्ब्रियो की तरह यहाँ पे रोपित जो भ्रूण है उसका शेप ले लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये था स्ट्रक्चर की किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ युग्मनज का और यूटेरस तक पहुंचने तक के। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन है पूछोगा उसे देख लेते हैं कि एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है। यानी कि इसके जहन में इसके दिमाग में बस एक क्वेश्चन ये आया है कि अगर एक हाथी है, ठीक है, तो वो भी तो किसी एक सेल से ही बना होगा ना, एक छोटी सी सेल, तो उस छोटी सी सेल से इतना बड़ा हाथी का शरीर कैसे बन गया। तो वही है कि इतना बड़ा जीव कैसे ये बन सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वो है भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो कि यूटेरस में होगा उसे अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद वहाँ तक पहुँचने की तो कंडीशन हो गई, लेकिन यूटेरस में जब ये जाइगोट पहुँचता है तब उसको जब काफ़ी ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है, मल्टीप्लिकेशन हो चुका होता है, तो यूटेरस में पहुँचने के बाद अब उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जब जाइगोट बनता है तो जो कि विकसित मल्टीप्लिकेशन हो करके भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, किसमें, एम्ब्रियो के फॉर्म में। अब ये जो जाइगोट है वो लगातार इसमें डिवीज़न होता रहता है और कोशिकाओं के गोले में ये बदल जाता है, एक सर्किल के फॉर्म में, सेल्स के सर्किल के फॉर्म में ये बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं। अब ये क्या है कि जो सेल्स होती हैं वो एक ग्रुप्स बनाने लग जाती हैं। डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें जो है डेवलपमेंट जो है मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, और ये अब क्या एक ग्रुप की, एक समूह की तरह जो है ये बनने लग जाएंगे तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित। अब जाहिर सी बात है ये धीरे धीरे करके जो है ये जो सेल्स हैं उनमें डेवलपमेंट हुआ, पूरा एक एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो में अलग अलग जो सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट होता जाएगा, वो अपनी समूह बनाने लग जाएंगे,
जाएंगे। फिर उसके बाद ये समूह जो है वो ऊतकों का निर्माण, टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन बनकर मिल करके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना देगा, जो कि एक मनुष्य या फिर जिसका भी बॉडी बन रहा होगा, एनिमल का या किसी का भी, तो वो पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस विकसित होती हुई जो संरचना है इसी को ही हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो मेनली जो स्टार्टिंग है जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स की बनने की जो शुरुआत हो रही है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रियो गर्भाशय यानी कि जो यूटेरस है उसकी दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। होता ये है कि जो एम्ब्रियो होता है ये यूटेरस की जो वॉल है उससे जाकर के ये चिपक जाता है, ठीक है, उसमें रोपित हो जाता है। उससे ही वो अपना भोजन पोषण जो भी करना होता है वो उससे प्राप्त करता जाता है और इधर इसका डेवलपमेंट होता जाता है। तो ये जो ओवरी होती है, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। तो जो गर्भाशय यानी कि ओवरी है, इसमें जो मेनली ओवा है, जो भ्रूण है, उसका निरंतर लगातार इसका विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर और जितने भी और ऑर्गन्स हैं उनका निर्माण होता रहता है। यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्किल में दिखाया गया है। उसके बाद ये यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाया है, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है जाइगोट में, ठीक है। उसके बाद फिर यही जो जाइगोट जब यूटेरस के अंदर जाता है और फिर उसके बाद यूटेरस की वॉल से जब इसको ये रोपित हो जाता है, उसमें टच हो जाता है, उसके टच होने के बाद फिर इसमें धीरे धीरे इसका ये टच होकर के यहाँ से पोषण लेते जाता है और फिर इधर इसका डेवलपमेंट होता जाता है। तो ये दिखाया गया है कि यूटेरस की ये वॉल दिखाई गई है, ठीक है, और ये विकसित होता हुआ भ्रूण यानी एम्ब्रियो दिया गया है कि किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट्स हो रहा है। तो डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें बनेंगी, हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, सिर, आंखें, कान इत्यादि, ये सब डेवलप होंगे, सब विकसित होंगे। एम्ब्रियो की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, ऐसी अवस्था को ही गर्भ कहते हैं, फीटस कहते हैं। तो मतलब कि गर्भ धारण करना यानी कि जो फीटस की कंडीशन, अब वो फीटस का फॉर्मेशन वही हो जाएगा कि एक बेबी का हर एक चीज़ विकसित हो जाए, उसका हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, सर वगैरह पूरी बॉडी के हर वो पोर्शन जो ज़रूरी हैं उन सब का जो है विकसित होना धीरे धीरे करके, तो वो जो है गर्भ अब वो फीटस कहलाएगा, ठीक है। अब यही जो फीटस होता है, गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां, नवजात शिशु, यही जो फीटस है इसका विकास जो शुरुआत हो चुकी है, ये धीरे धीरे करके कंप्लीट पूरी तरीके से हाथों, पैरों, कान, आँख, नाक, सर और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, इन सब का जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है तो जो मादा होती है यानी कि जो माँ होती है वो एक नवजात शिशु, ठीक है, तो एक जो न्यूली जो बेबी होता है उसको बर्थ करती हैं, ठीक है, उनको जन्म देती हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो यूटेरस है उसमें गर्भाशय में बेबी का प्रोडक्शन, बेबी किस तरीके से इसमें डेवलप करेगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, जो हैन के बारे में भी हम लोग ने यही पढ़ा था कि इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है? ऐसा नहीं है। मुर्गी क्या करती है, एंड एग जो होती है एग को रिलीज करती है, लेकिन इनमें जो निषेचन की प्रोसेस जो होती है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो बॉडी के अंदर होती है। आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, सॉरी, बच्चे को जन्म नहीं देती है। हैंस जो होती है वो एग प्रोड्यूस करती है ना, ये बच्चे को जन्म नहीं देती हैं। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं इसके बारे में पता करते हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद, फर्टिलाइजेशन मान लीजिए बॉडी के अंदर हो गया हैन के, ठीक है, उसके तुरंत बाद जाइगोट, लगातार जाइगोट तो बन ही गया है, अब जाइगोट जो है वो लगातार विकसित होता रहेगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा, और ये जो अंडवाहिनी है ओविडक्ट में नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। मतलब कि इसमें जाइगोट जो है वो डेवलप करता जाएगा और वो ओविडक्ट में नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ उस पर जैसे जैसे वो नीचे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस पर एक सुरक्षित परत, जो ऊपर जो हम लोग हार्ड कवर उसका देखते हैं, वो भी चढ़ती जाएगी, ठीक है, नीचे वो बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर कवरिंग भी होती जाएगी। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत होती है। तो ये जो सुरक्षित परत है वो उसके ऊपर कठोर कवच जो दिखाया जा रहा है वह वैसे ही होती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। कहने का मतलब है कि ये जब पूरी जो कठोर कवच जो है, पूरा जो इसकी आउटर वॉल होती है एग की हार्ड वाली, ठीक है, जब ये कंप्लीट रूप से बन चुकी होती है इनके जो है बॉडी में, तो फिर उसके बाद वो एग को रिलीज़ करती है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा यही हुआ कि जब एग रिलीज़ होने के बाद उसकी कवरिंग नहीं आती, बल्कि बॉडी के
अंदर ही उसकी कवरिंग, उसके डेवलपमेंट के साथ साथ उस पर कवरिंग होती चली जाती है। जब ये पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है, कवरिंग भी कंप्लीट हो जाती है, तो जब पूरी तरीके से एग जो है एग की कवरिंग उसमें हार्ड कवरिंग आ जाती है, तब जो हैन होती है वो उसको रिलीज़ कर देती है। ठीक है। मुर्गी के अंडे को चूज़ा बनने में, मुर्गी का अंडा जो है वो चूज़ा बनने में 3 सप्ताह का 3 वीक्स का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन, उसको हैचिंग करते हुए आपने देखा होगा कि अंडे पर बैठ करके वो हैचिंग करती है। ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूज़े का विकास इस अवधि में ही होता है? तो चूज़े के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूज़ा बाहर आ जाता है। जब वो जो कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है, इसको फिर उसके बाद हैचिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है। जो हैन होती है वो, उसको जो है जो पर्याप्त ऊष्मा मिलनी चाहिए उसके जो एग है उसको एक चूज़े में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है। तो उसके लिए जो है उसको ऊष्मा देती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि फिर ये जब उसकी प्रस्फुटन यानी कि उसके जो बाहर निकलने की जब कंडीशन आ जाती है, तो ये जो कवच, हार्ड कवच है, ये टूट जाता है। ठीक है। और फिर जो चूज़ा होता है वो बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे देखिए कि बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें हो रहा था, उनमें उनमें जो एम्ब्रियो जो बन रहा था, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट भी एक्सटर्नल बाहर, बॉडी के बाहर ही बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जब जाइगोट बाहर बन रहा है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी बाहर ही होगा। ठीक है। तो वो मादा के शरीर के बाहर ही होता है। और ये जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण पर जो अंडावरण होता है, इस पर कवरिंग आ जाती है, उसके अंदर विकसित होता है। तो यानी कि ये जो जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके चारों ओर की जो कवरिंग होती है उसी के अंदर डेवलपमेंट होता है। और भ्रूण का जो विकास होता है वो पूर्ण होने पर अंड ज्योतपत्ति होती है। कहने का मतलब है कि जब एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसका जब डेवलपमेंट कंप्लीट होने लग जाता है, तो एग की कवरिंग जो होती है, जब वो जो है वो उसका जो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसी को ही अंड ज्योतपत्ति मतलब एग को हैच कर दिया जाता है। ठीक है। तो हैन जो है उसको हैचिंग की प्रोसेस, कहने का मतलब है कि जब वो पूरी तरीके से भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद उसको जो उसकी ऊष्मा, जो पर्याप्त ऊष्मा है वो उसको दी जाएगी, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो, चूजे में कन्वर्ट हो। ठीक है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। तो आप ये जानते हैं कि जो कुछ ऐसे एनिमल है जैसे कि मेंढक हैं और कुछ जलीय जंतु हैं, उनके जो एग्स और उनकी मेनली उनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जाइगोट बनने की जो प्रोसेस होती है, वो बॉडी के बाहर होती है, फीमेल की बॉडी के बाहर होती है, यानी पानी में तैरते हुए होती है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि जिसमें हम पढ़ेंगे जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। तो जरायुज विविपैरस एनिमल और जो अंडप्रज हैं वो ओविपैरस एनिमल है। तो ये कैसे होते हैं? तो हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जो कि बेबी को ही प्रोड्यूस करते हैं, कंप्लीट बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि एग देते हैं और बाहर उसके में एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके फिर उसके बाद बेबी प्रोड्यूस होता है, जो बाद में शिशु को विकसित होते हैं, शिशु में ये एग जो हैं वो विकसित होते हैं। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, ऐसे जंतु जो सीधे बेबी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें जरायुज यानी विविपैरस कहते हैं। वे जंतु जो सिर्फ एग देते हैं और बाद में उनका बेबी का प्रोडक्शन होता है, उनको अंडप्रजक यानी ओविपैरस जंतु कहते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इन बातों को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज और अंडप्रजक में विभेद कर सकेंगे। जो नीचे क्रियाकलाप दिया गया है उसकी सहायता से हम ओविपैरस और विविपैरस को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए जैसे मेंढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ यानी मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिए गए या फिर किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के एग का अवलोकन कर पाए? जिन अंडों को आपने एकत्र किया उनके चित्र बनाइए। अवलोकन करिए कि कैसे जो है ये मतलब कि इनकी जो आगे की प्रोसेस है वो कैसे क्या हो रही है। एक एक स्टेप अवलोकन का मेनली यहाँ पे कहा ही गया है कि एग का पूरा एक एक स्टेप, उसका हर एक प्रोसेस, उसकी कैसे जो है वो प्रोड्यूस हुआ, कैसे वो रिलीज हुआ, उसके बाद उसमें जो है बेबी बनने की जो प्रोसेस है, हर चीज़ को हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कुछ जंतुओं के जो एग हैं उनका अवलोकन करना सरल है, क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जिनके जो एग है उसका अवलोकन करना जो है मतलब कि ज़्यादा इजी है, क्योंकि उनकी माँ जो है वो शरीर के बाहर एग देती हैं। परंतु आप गाय, कुत्ता और बिल्ली के जो एग्स हैं उनको एकत्र नहीं कर सकते।
ठीक है। तो यहाँ पे जो गाय, कुत्ता और बिल्ली है, इनके जो इन हर किसी एनिमल में फर्टिलाइजेशन एग और जो मेल स्पर्म होता है इसी के ही थ्रू होता है। ठीक है, वो एनिमल हो या फिर जो है जो मतलब जंतुओं में, ठीक है, चाहे वो एग प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर बेबी प्रोड्यूस कर रहे हो, सब में एग से ही स्टार्टिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गाय, कुत्ता वगैरह में इनके जो एग्स हैं उनको एकत्र नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे एनिमल है जिनके एग्स को हम अवलोकन के लिए उन्हें एकत्र कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल है जिनके एग्स को हम एकत्र नहीं कर सकते क्योंकि वो एग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही, मतलब एग को वो जन्म नहीं देती हैं, एग को रिलीज नहीं करती, बल्कि पूरे शिशु को जन्म देती हैं। और इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उनको हम विविपेरस यानी कि जरायुज की ये उदाहरण जरायुज कहते हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंड प्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आपकी नज़र में ओविपेरस या विविपेरस के और एग्जाम्पल हैं तो आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि शिशु से वयस्क तक जो बेबी है वो वयस्क अवस्था में मेच्योर कंडीशन में जब वो पहुंचेगा तो उसकी जो 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 इसमें चेंजेस होंगे हमें यहाँ पे देखना है यंग वंस की कंडीशन में। तो देखिए, नवजात जन्मे प्राणी, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, न्यू जो इंडिविजुअल होता है, अथवा अंडे के, चाहे वो नवजात जन्मा प्राणी हो या फिर अंडा हो, उसके प्रस्फुटन से निकले प्राणी, मतलब कहने का है कि या तो बेबी के फॉर्म में हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, ठीक है, इंडिविजुअल्स में, या फिर एग से अगर कोई जो है न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, तब तक की वृद्धि करते ये तब तक के जो है डेवलपमेंट करते रहते हैं जब तक कि ये एक पूर्ण रूप से यंग वंश में या वयस्क नहीं हो जाते। वयस्क होने तक कि इनका डेवलपमेंट चलता रहता है। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे जो है ऐसे भी जंतु हैं जिनमें जो न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, जो अभी नवजात हैं, वो जो उनके जो मेच्योर्ड है, वयस्क की कंडीशन में जो पहुंच गए, यंग वंस जो हो गए, उनसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जैसे आप रेशम की कीट के जीवन चक्र को ही आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो एग होता है, एग सबसे पहले तो एग ही से ही स्टार्टिंग होती है, कोई भी किसी भी तरीके का एनिमल हो। एग जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? लार्वा, कैटरपिलर, इल्ली में कन्वर्ट होता है। ये जो लार्वा होता है वो अपने चारों ओर कवरिंग करके प्यूपा बनाता है। प्यूपा के अंतर इसका डेवलपमेंट होता है, जो कि जब निकलता है तो वयस्क फॉर्म में निकलता है, एक बटरफ्लाई के शेप में। तो वो जब जो है नवजात था, एक न्यूबॉर्न जब था, तो वो एक कैटरपिलर के फॉर्म में था, और जब वो व्यस्क हो गया, एक यंग वंस बन गया, तो वो कैसा हो गया? एक बटरफ्लाई का शेप ले लिया, जिसे हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। यहाँ पे रेशम की कीट का एक दिखाया गया, एक मेंढक का एग्जाम्पल दिया गया कि मेंढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं, चरणों का प्रेक्षण कीजिए, कि उसके एग से लेकर के उसके वयस्क की अवस्था तक पहुँचने तक के जितने भी इसके चरण हैं उनको हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले उसका एग होगा। एग जो होगा वो जो है डेवलप करके टैडपोल यानी लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लार्वा जब वयस्क होगा तो ये वयस्क फॉर्म में एक, क्योंकि हम लोग मेंढक का देख रहे हैं, तो एक मेंढक का जो है शेप ले लेगा। तो क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई देता है? तो टैडपोल मिड वाली लार्वा वाली कंडीशन देखी ना, तो क्या ये भिन्न दिखाई देते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन ये जो टैडपोल है ये वयस्क मेंढक बन जाएंगे? ठीक है। तो उसी प्रकार रेशम की कीट की जो इल्ली यानी कि जो कैटरपिलर है, वो भी प्यूपा या वयस्क रेशम कीट में बहुत अलग दिखाई पड़ता है। तो जिस तरीके से मेंढक का हम लोग ने देखा कि जब मेंढक अपनी न्यूबॉर्न की कंडीशन में था तो वो टैडपोल में था, एक लार्वे जैसे था, ठीक है, उसी तरीके से रेशम का कीट एक कैटरपिलर के फॉर्म में था। लेकिन रेशम का कीट जब वयस्क की कंडीशन में आया, यंग वंश बना, तो वो बटरफ्लाई का शेप ले लिया। और उसी तरीके से जो टैडपोल है, इसने जब यंग वंश के में जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो इसने जो है मेनली मेंढक का शेप ले लिया। ठीक है, पूरा एक मेंढक के फॉर्म में हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका जो इसकी लाइफ साइकिल है उसको भी दिखाई गई है। तो इसकी लाइफ साइकिल देखने से पहले थोड़ा सा देख ही लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेंढक की पूरी लाइफ साइकिल दिखाई गई है। इसका जीवन चक्र है, ये मेंढक है जिसने एग दिया, ठीक है, यहाँ पे इसके एग दिए गए। एग के बाद ये जो स्टार्टिंग कंडीशन में वो इस तरीके का दिखाई देता है, जिसको आरंभी टैडपोल कहते हैं। ये शुरुआत का टैडपोल है, ठीक है, इसमें देखिए टेल वगैरह सब पाई जा रही है जिसको तैरने में जो है मदद करे। उसके बाद सेकेंडरी बाद का टैडपोल दिखाया गया जिसका शेप थोड़ा बढ़ गया है। अभी देखिए इसमें हैंड वगैरह नहीं निकले थे, इसमें हैंड भी निकल गए। उसके बाद लास्ट फिर एंड पॉइंट जो होता है वो उसकी जो है यंग वंस की कंडीशन होती है वैसे की, जिसमें पूरा जो मेंढक है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया ना, इसमें टेल है और इसमें हाथ और पैर भी पूरे डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते हुए देखा है। जब ये कैटरपिलर जो होता है, जब ये कोकून से बाहर निकलता है तो एक बटरफ्लाई शलभ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, काफ़ी खूबसूरत भी होता है। ठीक है, तो वो एक कैटरपिलर किस फॉर्म में, एक बटरफ्लाई का शेप उसने ले लिया। ठीक है, तो इस फॉर्म में निकलता है। उसी तरीके से टैडपोल यानी मेंढक का जो लार्वा होता है वो भी रूपांतरित होकर के वयस्क में बदल जाता है, मेंढक के रूप में बन जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो ये जो उसका जो वयस्क की कंडीशन में, यंग वंस की कंडीशन में जो उसमें उसके अंदर जो चेंजेस आए, उसमें जो जो भी उसमें उसके अंदर जो चेंजेस थे वो जो आए, उसी को कायांतरण कायातरण या फिर मेटामॉर्फोसिस इसको कहा गया। जैसे तैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में किसी प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। हम बड़े जैसे जैसे होते जाते हैं, हम अपने अंदर अपने बॉडी में चेंजेस देखते जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण, हमारे में अंदर भी मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन होती होगी? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं, मानव जो होते हैं, इनमें जो नवजात शिशु होता है उसकी जैसे हाथ पैर वगैरह सारी चीज़ें डेवलप्ड रहती हैं। ठीक है, उसी तरीके से वयस्क मनुष्य के भी उतने ही होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर जो है जो नवजात शिशु उसके 2 हाथ हैं तो वयस्क मनुष्य के 4 हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस क्या होता है कि वो जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी छोटी छोटी रहती हैं। मसल्स वगैरह जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो कम होती हैं। धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होकर के वो एक बड़ा सा शेप बना लेता है, कई सारी सेल्स का एक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वाला एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था वो था एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसे भी देख लेते हैं। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित हैं। अब परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा, सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, अब हम इसमें देखेंगे। क्या आप उनके प्रजनन कैसे करने के ढंग के विषय में जानते हैं? मतलब कि अमीबा और हाइड्रा किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो बताएं, नहीं तो अगर नहीं जानते हैं तो इसका पता लगाएं। तो आइए यहाँ पे हम आगे पता लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हाइड्रा को देखेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया इस क्रियाकलाप में। इसमें क्या है कि हाइड्रा की एक स्थायी स्लाइड दी गई, पहले से बनी हुई जो स्लाइड है उसे दिखाया जा रहा है। आवर्धक लेंस जो माइक्रोस्कोप है उसमें उसकी सहायता से इसकी जो स्लाइड है उसका अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं? तो जो मेन जो है जनक है, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके शरीर से उभरी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि ये जो उभरी हुई संरचनाएं, जैसे यहाँ पे एक उभरी हुई संरचना निकली, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हो गई, यहाँ पे और बड़ी हो गई, तो ये जो उभरी हुई संरचनाएं हैं इनकी साइज लिखिए, साइज ज्ञात कीजिए कि कितना है और हर क्षेत्र में कैसा कैसा दिखाई दे रहा है और इनकी तुलना कीजिए। तो हाइड्रा में ये जो उभार है उसको मुकुलन कहते हैं। तो अगर देखा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में कैसे होता है, तो मुकुलन की विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक जो उभार हैं वो दिखाई देते हैं। ये हाइड्रा विकसित होते होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। मतलब कहने का है ये जो उभार, जो प्रोजेक्शन हो रहा था ना, ये प्रोजेक्शन जब कंप्लीट एक नया जीव बना लेगा, एक नया एनिमल बना लेगा, उसके बाद जिस जगह से ये निकल रहा था वहीं से ही टूट करके अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मुकुल बड के फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उद्रव से जो प्रोजेक्शन है उससे नए जीव का विकास होता है। जैसे जैसे हाइड्रा में जो प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं वो एक नए जीव का रूप ले लेंगे, उसी प्रकार इस प्रकार के जनन का, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। सिंपल सा यहाँ पे ये है कि दो जो पेरेंट सेल्स थी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। एक ही सेल जो है वो अपनी बॉडी से ही प्रोजेक्शन उभार के रूप में जो भी ऑर्गन्स जो थे उनका डेवलपमेंट कर रही थी। उसके बाद जब वो प्रॉपर मेच्योर होने के बाद उनको अपनी बॉडी से अलग कर दे रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एक ही जनक जिसमें पार्टिसिपेट करता है, एक ही गेमेट होता है वो उसमें जिसमें पार्टिसिपेट करता है, उसी को ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि हाइड्रा जो है उसमें बड के द्वारा, मुकुल के द्वारा जो है जनन हो रहा था ना, इस वजह से हाइड्रा की ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको बडिंग प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, बडिंग के द्वारा ये होता है। उसके बाद है अलैंगिक जनन की अन्य विधियां अमीबा में दिखाई देती हैं। अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो और विधियां हैं वो हम किसमें पढ़ेंगे, अमीबा में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है।
इसमें केंद्रक के 2 भाग में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। मेनली इसमें न्यूक्लियस जो होता है उसका ही विभाजन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 2 सेल्स आपस में उनका फ्यूजन हो रहा था और न्यूक्लियस आपस में जुड़ जा रहे थे। लेकिन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, एक ही सेल का न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बाद कोशिकाओं में 2 भागों में कोशिकाओं में, तो फिर उसके बाद पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद जो सेल होती है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, जिसके हर एक भाग जो होता है उसमें केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं और इस प्रकार के अलैंगिक जनन का जिसमें जीव विभाजित होकर के 2 संतति उत्पन्न करते हैं द्विखंडन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा था, जिसमें जीव विभाजित हो जाते हैं और उसके बाद डिवीज़न हो करके उसके बाद अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो संतति है उसको उत्पन्न करते हैं। इस तरीके का जो है रिप्रोडक्शन होता है उसको द्विखंडन, मतलब कि इस तरीके की जो डिवीज़न हुआ इसको द्विखंडन कहा जाता है। ठीक है, बाइनरी फिजन इसी को ही कहते हैं। द्विखंडन जो फिजन है उसको यही कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मुकुलन एवं द्विखंडन, यानी कि यहाँ पे जो बडिंग और बाइनरी फिशन हुआ, दोनों प्रोसेस, एक बडिंग जो है वो हाइड्रा में हुई, बाइनरी फिशन जो है वो अमीबा में हुआ, जिसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन है उसके बाद सेल का भी हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों में, तो कुछ अन्य जीव भी हैं जिनमें जो एकल जीव जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उन्हीं से ही एक ही जीव से जनरेशन बढ़ रही है। ठीक है, नए जीव प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रा का ये मेन मदर ही जो है सेल कह सकते हैं, मेन सेल यहीं पे है। और ये जब इसमें डिवीज़न हुआ तो सबसे पहले केंद्रक का डिवीज़न हुआ। ठीक है, सबसे पहले केंद्रक का ही डिवीज़न होता है, उसके बाद धीरे धीरे सेल का भी डिवीज़न हो गया और उसके बाद फाइनली एक संतति जो सेल है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये अमीबा के विखंडन के द्वारा है। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है डॉली की कहानी। डॉली यानी कि क्लोन बनने की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुई, किसने की, उसमें था क्या, इसके बारे में पूरी ये स्टोरी है, इसके बारे में हम जान लें। पिछले थोड़ा पहले हम लोग ने जो जाना था वो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम लोग ने जाना था, इसमें हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्लोनिंग कहलाती है। तो मेनली क्लोनिंग में होता क्या है, एक ही जैसी कोशिकाओं का निर्माण करना या फिर एक ही जैसे जीव का जो है उसका कृत्रिम रूप से उसको उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ठीक है, उसी को ही या जो है संपूर्ण भाग या फिर पूरा पूरा जीव ही उत्पन्न किया जाए तो उसको उत्पन्न करने की प्रोसेस ही क्लोनिंग कहला जाती है। किसी जंतु का सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगी, तो यहाँ पे नाम देख लेते हैं कि किसने ये क्लोनिंग किया था। तो किसी जंतु जो है उसकी सफलतापूर्वक, मतलब इन लोगों का सक्सेसफुल हो गया था क्लोनिंग वाली प्रोसेस, जो कि सर्वप्रथम किसने किया था, इयान विल्मट और उनके सहयोगी एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में। मतलब कि यहाँ पे उनके सहयोगी एडिनबर्ग और इयान विल्मट जो थे, इन्होंने जो क्लोनिंग की जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में, तो इनकी ये जो सफलता थी कि क्लोन बनने में उनको सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, उन्होंने एक भेड़ का क्लोन किया था। मेनली जो क्लोन बनाने का जो प्रोसेस किया वो किसका किया, एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा। एक भेड़ को क्लोन के फॉर्म में बनाया, डॉली रखा। डॉली का जन्म 5 जुलाई, ये ध्यान रखिए, ये जो डॉली है उसका जन्म कब हुआ, 5 जुलाई 1996 को हुआ। ये क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो ये जो भेड़ है ये सबसे पहला ऐसा स्तनधारी है जिसे क्लोन के फॉर्म में बनाया गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। एक फिन डॉर्सेट भेड़ का यहाँ पे ये दिया गया है, एक स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव जो है इनका दिखाया गया है, और ये डॉली है जो इन दोनों के जो आर्टिफिशियल तौर पे क्लोनिंग के थ्रू ये बनाई गई है। तो आइए देखते हैं आगे। डॉली की क्लोनिंग करते समय, जब डॉली की क्लोनिंग हो रही थी उसकी करते समय जो फिन डॉर्सेट नामक मादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिन डॉर्सेट भेड़ के बारे में दिखाया गया था। इस मादा की जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, इसकी जो मेमोरी ग्लैंड होती है उससे एक कोशिका एकत्र की गई, मेमोरी ग्लैंड से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफिश यानी ये दूसरी वाली जो थी, इससे जो है एक अंड कोशिका, इससे ओवा भी एकत्र की गई। मतलब कहने का है कि 2 भेड़ें ली गई, डॉर्सेट नामक से मादा भेड़ की जो है जो
स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं, उनकी एक सेल ली गई और स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव जो थे उससे अंड कोशिका भी एकत्र की गई, उससे ओवरी ली गई। उसके बाद ये जो अंड कोशिका है, ओवरी जो ओवरी है, या यूँ कहें कि अंड कोशिका में मेनली जो एग है, ठीक है, तो एग सेल्स जो होंगी वो उनसे केंद्रक को हटा दिया जाए। यहाँ पे जो एग सेल्स ली गई हैं वो उससे क्या किया जाएगा, न्यूक्लियस को हटा दिया जाएगा। इसका रीज़न ये होगा कि फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथियों से ली गई जो कोशिका है उसके केंद्रक को स्कॉटिश जो ब्लैकफिश ईव में रोपित किया जाएगा। मेनली यहाँ पे क्या किया गया कि जो एग सेल्स जो थी उनमें से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। उसके बाद जो उसकी जो एग सेल्स हैं उनको स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से रोपित किया गया था, जिसमें से जो है न्यूक्लियस निकाल दिया गया। और अंड कोशिका का विकास एक परिवर्धन, कुल मिलाकर के यहाँ पे जो किया गया कि एक भेड़ की जो स्तन ग्रंथि थी वहाँ से एक सेल ली गई जिसमें कुछ भी नहीं किया गया। हर सेल में न्यूक्लियस होता है, हर सेल में जो भी सेल के संगठक होते हैं सब मौजूद रहते हैं। वही दूसरी भेड़ से जब लिया गया उससे एग सेल ली गई, उसकी जो एग सेल थी उसमें से जो है अंड कोशिका जो थी इसमें से जो केंद्रक है उसको निकाल दिया गया। केंद्रक निकालने के बाद, क्योंकि केंद्रक में जो जीन होते हैं वही तो दोनों के लक्षण दिखाएंगे, तो दूसरी वाली जो सेल है उसमें से केंद्रक को निकाल दिया गया। उसके बाद दोनों को उचित टेम्परेचर पर उनका परिवर्धन किया गया। मेनली उसी जो हाई टेम्परेचर है उसी में ही मेनली इनको जो है रखा गया सामान्य रूप से। और अंत में डॉली का केंद्रक लिया गया। एंड में किसका लिया गया, डॉली का केंद्रक लिया गया, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं है। यानी कि स्कॉटिश ब्लैकफिश वाली जो सेकेंड वाली जो है जो भेड़ है, ठीक है, उससे उसकी केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया। जो एक्सेल है उसके केंद्रक को एक्सेल से हटा दिया गया। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश का ईव का कोई, जब मेन जो लक्षण का ट्रांसफ्यूजन होता है वो केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स पे जो जीन होते हैं उन्हीं के द्वारा ही होता है। तो जब केंद्रक ही हटा दिया गया तो उनका तो लक्षण होएगा नहीं स्कॉटिश ब्लैकफिश का उसके अंदर, डॉली के अंदर, ठीक है। और डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन होगी, क्योंकि मेनली जो फिन डॉर्सेट से जो स्तन ग्रंथियों की कोशिका ली गई थी उसमें से कुछ भी नहीं निकाला गया। इस वजह से वो जो फिन डॉर्सेट है उसकी मेनली क्या बनेगी, उसकी ही मेन उसका जो पूरा रूप है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार कि जो प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया जाता है, तो इसी प्रकार जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे अनेक जितने भी संतति हैं उनको जन्म दिया जाता है। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। हालांकि डॉली जो है वो इनका एक जो है सफल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसकी मृत्यु भी 14 फरवरी 2003 को हो गई। इसके बाद डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए। बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन बहुत से जो थे वो जन्म से पहले ही मर गए, तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हुई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि क्लोनिंग जो की गई हूबहू एक फोटोकॉपी तो तैयार कर दी गई, लेकिन ये जो फोटोकॉपी है वो ज़्यादा दिनों तक चली नहीं, ठीक है। तो ये जो डॉली जो सक्सेसफुल हुई थी ये इसकी भी डेथ हो गई, और बाकी उसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उनमें या तो वो जन्म होने से पहले ही मर गए, या फिर जो जन्म के बाद, या फिर ऐसा हुआ कि जन्म हो भी गया, सब कुछ सारी प्रोसीजर वगैरह सब कुछ हो गए, लेकिन जन्म के बाद वो कुछ दिनों में मर गए, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ विकृतियाँ जो थी जो उनके जन्म की कंडीशन में रहीं। अब इनमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को डिस्कस किया, तो उसमें अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, इसे भी हम लोग ने डिस्कस किया था। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम पूरा हम लोग ने कायदे से पढ़ा, तो ये सब वहाँ से मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि सर्वोचित उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें जो उत्तर चुनना है इसमें सबसे पहला दिया गया आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये पहले का तो आंसर यही हो गया। उसके बाद दूसरा है कि एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, वैसे वो प्रक्रम क्या कहलाता है, कि जो टैडपोल है इसका जो प्रोसीजर जो आगे बढ़ रहा है और एक वयस्क के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जा रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक युग्मनज यानी जाइगोट में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो जाहिर सी बात है, दो सेल्स आपस में ज्वाइंट हो रही हैं, कंजॉइंट हो रही हैं, तो दोनों सेल्स के आपस में जुड़ने की वजह से दोनों के न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से केंद्रक की संख्या कितनी है, 2 है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स, इसे देख लेते हैं। पहला है अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस जो जंतु होते हैं उनमें विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ओविपेरस जो होते हैं वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो ये तो गलत है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद है कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है वो क्या कहलाती है, युग्मनक कहलाती है, यानी कि जाइगोट कहलाती है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होती है। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी हो चुकी होती है उसके बाद जो दिया गया जो एग होता है वो एकल कोशिका होती है। तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि एग जो है वो एकल कोशिका होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग की अगर बात की जाए तो वह एकल कोशिका होती है, तो ये बात यहाँ पे भी सही कही गई है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। अमीबा जो होता है इसमें मुकुलन जो है वो प्रोसेस हाइड्रा में होती है, ना कि अमीबा में होती है। अमीबा में तो बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली जो लाइन है ये भी गलत है। आगे देखते हैं, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें भी फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन उठाया गया है कि फर्टिलाइजेशन इसमें ज़रूरी है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हो पा रही है, क्योंकि उसमें तो उसी जो एक ही पहले तो पेरेंट सेल कोई एक होगा, उसके बाद उसी के जो बॉडी है उसी का ही डिवीज़न होता चला जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि बताइए। यहाँ पे जो बाइनरी फिशन होगा उसकी एक मेथड बताना है, तो उसमें यहाँ पे एक आ गया है कि द्विखंडन जो बाइनरी फिशन है वो अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है, तो क्या ये सही है या फिर गलत है, तो ये बात जो है वो सही है, क्योंकि ये अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज यानी कि जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीजर होती है इसके बाद जाइगोट जो बना है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है निषेचन के। नेक्स्ट है कि भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये गलत है, क्योंकि आपने देखा था कि एम्ब्रियो बनने की प्रोसीजर कब हुई थी, फ्यूज़न के बाद जाइगोट बन गया, वो ऑलरेडी यहाँ पे 1 से 2 हो गए। उसके बाद और भी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 16, फिर 16 से 32, 32 से 64 की कंडीशन में जब आया तब वो एम्ब्रियो का फॉर्म लिया। तो एम्ब्रियो एकल कोशिका तो हो सकता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो है वो कहाँ जा कर के डेवलपमेंट उसका होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो गर्भाशय यानी किस में होता है, जो है यूटेरस में होता है। ठीक है, गर्भाशय में होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड हुई है। उम्मीद है कि हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, और जो है अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी जो है थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा इससे अगर आप कमेंट करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसी से ही थोड़ा सा रिलेटेड रहेगा, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा इस चैप्टर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।